गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जितेश आप सब लोग का स्वागत करता हूं आज के स्पेशल सेशन में। आज के सेशन में जो एसएससी जीडी 2025 की, हाँ जी, जो एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी आई है उस वैकेंसी के बारे में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि ये एसएससी जीडी होता क्या है, इसमें जॉब कौन सी होती है, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी, सिलेबस क्या होगा, कितनी वैकेंसी है, आपकी वर्क प्रोफाइल क्या होगी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चों ने वैकेंसी के बारे में सुना, फॉर्म फिल कर दिया, अब उनको जॉब प्रोफाइल के बारे में पता ही नहीं है। तो एसएससी जीडी बेसिकली होता क्या है उसके बारे में हम लोग सब कुछ देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि सबसे पहले ये आपको जानना है कि एसएससी जीडी होता क्या है। सेकेंड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट होती है, इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से बच्चे दे सकते हैं, 10th वाले, 12th वाले, ग्रेजुएशन वाले। इसके अलावा मेन जो चीज होती है वो कई बार हमें जॉब में ये देखना होता है कि जो सैलरी हमें मिलेगी उस सैलरी पे हम सरवाइव कर सकते हैं या नहीं। इसके अलावा जो पेपर देंगे उस पेपर के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, कितने घंटे की स्टडी की जरूरत होगी, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसका सिलेबस क्या होगा और लास्ट में कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के बाद एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। तो आपने हाल ही में देखा होगा कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया, तो सबसे पहले कुछ डेट्स को हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद से धीरे धीरे वन बाय वन स्टेप हम लोग चीजों को समझेंगे कि कैसे आपकी जॉब प्रोफाइल, सैलरी, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा, आज आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके फॉर्म के, तो आप सब लोग को पता होगा कि जो इसका नोटिफिकेशन आया था वो आपका 5 सितंबर को नोटिफिकेशन आ गया था। ठीक है, 5 सितंबर को आपका नोटिफिकेशन आ गया था और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है 14 अक्टूबर। जी हाँ, जो इसकी लास्ट डेट है वो आपकी है 14 अक्टूबर। तो आप लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, फॉर्म पहले ही भर के अपनी तैयारी में लग जाइए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट एक दिन एक्स्ट्रा होता है, आप सब लोग को पता होगा, तो वो आपका है 15 को है। अगर बात की जाए कि जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई फॉर्म आप फिल करते हैं एसएससी का और इस फॉर्म में आपसे कोई गलती हो जाती है, तो एसएससी आपको एक बार मौका देती है उस फॉर्म को सही करने का। तो करेक्शन के लिए भी विंडो खुलेगा, वो आपका नवंबर में होगा, 2 दिन के लिए विंडो खुलेगा आपका 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक। तो अगर एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो जनवरी टू फेब हो सकता है। आप अपनी प्रिपरेशन को जनवरी मान के स्टार्ट करें ताकि अगर फेब में भी जाए तो आपको 1 मंथ का एक्स्ट्रा मिले। ये नहीं कि आराम से सो रहे हैं कि चलो यार फरवरी में पेपर, नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। आपको जो पेपर की तैयारी करनी है वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में जनवरी को मान के चलनी है। तो आपके पास आराम से अभी से लेके 3 to 4 मंथ्स का प्रॉपर टाइम है। मैं आपको और भी चीजें टाइम टू टाइम गाइड करते रहूंगा कि कैसे इसकी तैयारी करनी है। तो ये तो हो गया आपका इसका डेट से रिलेटेड चीजें कि कौन सी डेट कब है। जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे आज उनको वीडियो समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे जॉब प्रोफाइल है। आपको लगता है कि इस जॉब के लिए आप बने हुए हैं तो जरूर फिल करें। फी की बात करें तो एसएससी के लिए फॉर्म की फीस बहुत ही कम होती है, सिर्फ 100 रुपीज होती है। तो कोई भी ज्यादा चार्ज नहीं है कि किसी बच्चे को सोचना हो। पहली चीज, गर्ल्स के लिए फॉर्म आई थिंक 100% क्या होता है, फ्री होता है, तो उनके लिए तो कोई चार्ज ही नहीं है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि टोटल वैकेंसी 39,481 है। हाँ जी, टोटल वैकेंसी आपकी लगभग लगभग 40,000 है, जो कि हो सकता है आने वाले टाइम में इंक्रीज भी हो जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। वैसे तो बोला जाता है कि डिक्रीज भी हो, लेकिन डिक्रीज होने के चांसेस नहीं है। चांसेज होते हैं कि 99% नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। जो अलग अलग डिपार्टमेंट में आपके हैं आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको सारी वैकेंसी दिख जाएगी कि कैसे कैसे किस किस डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसी है। बाकी हम लोग उसके बारे में और डिटेल में समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एसएससी जीडी, तो जीडी का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये जो पोस्ट निकली हुई है वो आपकी है कांस्टेबल के लिए। बात समझ में आ रही है? वो भी कांस्टेबल कौन से, पैरामिलिट्री फोर्स में। पैरामिलिट्री फोर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे एक पंजाब पुलिस हो गया, एक हरियाणा पुलिस हो गई, एक आपकी यूपी पुलिस हो गई। इसके अलावा
जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी अपने लिए कांस्टेबल की वैकेंसी निकालती है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में। जैसे एक स्टेट की पुलिस होगी, जैसे आपने देखा होगा जब आपके यहाँ इलेक्शन आते हैं तो बड़े सारे डिफरेंट कलर के, या कभी आप किसी बॉर्डर पे विजिट करने गए होंगे, जैसे अगर मैं बात करूं पंजाब में, तो जो हमारा अटारी वाघा बॉर्डर है वहां पे आप देखने गए होते एक परेड होती है जिसको कंडक्ट कौन कराती है, बीएसएफ। ऐसे ही आपने न्यूज में सुना होगा कि जब हमारा चाइना के साथ डिस्प्यूट था तो वहां पे बॉर्डर पे कौन थी, आईटीबीपी, नेपाल के साथ एसएसबी। इस तरह की जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है, या जब कभी आप एयरपोर्ट पे गए होंगे तो आप देखे होंगे कि वहां की सिक्योरिटी कोई स्टेट की पुलिस नहीं करती है, वहां पे कौन होते हैं आपके, सीआरपीएफ हो सकते हैं या सीआईएसएफ हो सकते हैं। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी या कह सकते हैं जो कांस्टेबल की वैकेंसी है वो किसके अंदर आती है, आपकी एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, इसमें देखिए सीधे सीधे लिखा हुआ है कि कांस्टेबल फॉर डिफरेंट फोर्सेस विद द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स इन द कंट्री। मतलब इनकी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंट्री के हर एक सिटीजन के क्या करना, आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। क्लियर। तो एसएससी जीडी बेसिकली किसके लिए है, कांस्टेबल लेवल की जॉब है। आप इसको ऐसे मोटा मोटी लिंक कर सकते हैं कि जैसे स्टेट की पुलिस स्टेट के अंदर के लिए होती है, तो ये एक पुलिस ऑल ओवर इंडिया के लिए जिसकी स्टेट वाइज भी वैकेंसी होती है, वो सब आपको डिटेल में बताया जाएगा। अगर मैं बात करूं इसमें सबसे पहले तो जो आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जिसको हम लोग बीएसएफ करते हैं, ठीक है, तो जो बीएसएफ मेन हमारी है वो क्या है, पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगती है। क्लियर। यानी जहां जहां पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है वहां पे जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, जो बॉर्डर की रखवाली करते हैं, वो आपके कौन होंगे, बीएसएफ होंगे। उसमें जो कांस्टेबल होंगे वो किसके थ्रू होंगे, आपके एसएससी जीडी के थ्रू होंगे। चूंकि जो बांग्लादेश है वो भी पहले पाकिस्तान का पार्ट था, ये पार्ट जो हमारा जो बीएसएफ बना हुआ है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पार्टीशन से पहले का है। तो बाय डिफॉल्ट बांग्लादेश के साथ भी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे वो कहीं ना कहीं कौन होंगे, देखिए एक इंडो पाकिस्तान और एक इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी हमारी लगती है, जैसे आपने देखा होगा वहां पे कौन से हमारे जवान होते हैं, बीएसएफ के। क्लियर। सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें तो सीआईएसएफ, आपने देखा होगा यहां पे सीधे सीधे लिखा हुआ है सेंट्रल इंडस्ट्री, यानी ये जो होते हैं पब्लिक सेक्टर एंड द अदर इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आपके पब्लिक सेक्टर के होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा आपका पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे उसमें आते हैं भेल, गेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, जिनको हम कंपनी के कैटेगरी में करते हैं, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, या जो आपका एयरपोर्ट है उस पर भी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कौन से होते हैं, सीआईएसएफ के जवान होते हैं। इसमें जो आपके कांस्टेबल होंगे वो भी किसके थ्रू होंगे, एसएससी जीडी के थ्रू। क्लियर। चलिए, यानी दो हो गए आपका, एक हमने देखा बीएसएफ, सेकंड पे कौन से हो गए आपके, सीआईएसएफ। थर्ड पे अगर हम बात करें तो आईटीबीपी, इंडियन, ये जो आपका दिया हुआ है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये जो हमारी पुलिस है ये कहीं ना कहीं कहाँ लगती है, आपकी इंडिया एंड चाइना के जो बॉर्डर पे हमारी पुलिस लगी हुई है वो आपकी कौन है, आईटीबीपी है। ये भी जस्ट लाइक ए बीएसएफ है। बीएसएफ किसके साथ है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे। चाइना के बॉर्डर पे जो वर्किंग है वो कौन से, आपके आईटीबीपी। इसके अलावा आपका सशस्त्र सीमा बल, ये एसएसबी जिसको बोला जाता है, ये जो एसएसबी है वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया नेपाल और दूसरा जो है वो इंडिया और भूटान के बॉर्डर पे जो लगे रहते हैं वो आपके क्या है, एसएसबी। तो सबसे पहले बीएसएफ आपने समझा पाकिस्तान के साथ, जो आपके सीआईएसएफ होंगे वो इंडिया के अंदर जो भी हमारे पीएसयू हैं उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आईटीबीपी चाइना के साथ, एसएसबी आपका नेपाल के साथ। इसके बाद से आपका है एसएसएफ। एसएसएफ जो है ना ये कहीं ना कहीं अभी नई है, लास्ट 2 ईयर से या 3 ईयर से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है एसएससी जीडी के अंदर। इसके पहले एसएसएफ कहीं ना कहीं हमारा एसएससी जीडी का पार्ट नहीं था। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो लोग दिल्ली में रहना चाहते हैं ना उनके लिए बड़ी अच्छी जॉब है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये कहीं ना कहीं आपको सचिवालय में सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आपके सेक्रेटरीट जो ऑफिस है, सचिवालय, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, उसमें जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं वो कौन है, आपका एसएसएफ है। ठीक है, वहां पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई शोर शराबा तो नहीं हो रहा है, एकदम पीसफुली वहां पे वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए जो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन लोगों को दी जाती है वो आपकी क्या है, एसएसएफ है। क्लियर। इसके बाद से आते हैं हम लोग
नेक्स्ट जो है आपका आसाम राइफल्स, आप सब लोगों ने सुना होगा। देखिए बेसिकली आसाम राइफल्स जो है आपको कहीं ना कहीं आसाम नाम में ही दिख रहा है। आसाम राइफल्स बेसिकली ये जो बनाया गया था, जैसे जो हमारे दूर दराज के एरिया है जहां पे कहीं ना कहीं, जैसे आप देखते हैं ना जिनको हम बोलते हैं रिमोट एरिया, मतलब बड़ी दूर चले गए, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाला वो इंडिया से थोड़ा सा कहीं ना कहीं साइड में पार्ट है, तो वहां पे इंटरनल सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए आसाम राइफल्स है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन, मेडिकल असिस्टेंट एंड एजुकेशन इन द रिमोट एरियाज, मतलब वो एरिया जहां पे गवर्नमेंट की डायरेक्ट पहुंच नहीं है या बड़ी ज्यादा डिस्टेंस पे है, जहां बेसिक नीड्स नहीं फुलफिल हो रही, वहां पे जो इस तरह के नीड्स पे काम करते हैं वो आपके क्या है, आसाम राइफल्स। इसमें मैक्सिमम जो इनकी पोस्टिंग होगी वो कहीं ना कहीं आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन में होती है। नॉर्थ ईस्ट रीजन की मैं बात करूं तो आप इसको समझिए, जो हमारी 7 सिस्टम्स है जैसे आसाम, मिजोरम, नागालैंड, इन सब एरिया में आपकी आसाम राइफल्स की पोस्टिंग होती है। इसके बाद से हम बात करें सीआरपीएफ, आप सब लोगों ने इनको इलेक्शन में बड़ा ज्यादा देखा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इनका जो मेन काम है वो क्या है, पीस है, फोर्स एंड इवन पीस कीपिंग। जैसे कभी भी कोई इलेक्शन हो रहा है तो वहां पे जो ड्यूटी होगी वो किसकी होगी, सीआरपीएफ की। बड़े सारे जो नक्सलाइट एरिया हैं, जैसे आपका छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में कुछ पार्ट है, कुछ आपका बिहार में पार्ट है, वहां पे भी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं या जो उनसे इंटरनल लड़ते रहते हैं वो आपके कौन से हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं। इसके अलावा आपका एनसीबी जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उसमें भी जो सिपाही, सिपाही का मतलब यहाँ पे फिर से आगे आपका क्या, कांस्टेबल, उसमें भी जो कांस्टेबल की पोस्टिंग होगी वो किसके थ्रू होती है, एसएससी जीडी के थ्रू होती है। इसमें भी क्या है, स्पेसिफिक रोल फोकस ऑन लॉ एनफोर्समेंट एंड असिस्टेंट इन द कर्बिंग ड्रग रिलेटेड क्राइम्स, मतलब आपको पता है कहीं कोई ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है उस तरह के, तो यहाँ पे जो रेड डालने का या जो ऑफिसर के साथ बंदे जो सिक्योरिटी में जाते हैं वो कहीं ना कहीं कौन से होंगे, आपके एनसीबी के सिपाही या कह सकते हैं एसएससी जीडी। अब इसके लिए मैं बात करूं मोटा मोटा कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो देखिए सारे बच्चे मैक्सिमम आपके एलिजिबल हो जाएंगे। इसके लिए आपको 10th पास होना है किसी भी बोर्ड से, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे आप सीबीएसई से हो, चाहे आप आईसीएसई से हो, किसी भी बोर्ड के हों। मिनिमम एज जो है आपको गवर्नमेंट, आपको पता है कि किसी भी जॉब को करने की जो मिनिमम एज होती है वो क्या होती है, 18 ईयर्स। तो यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो क्या है, 18 ईयर्स, और जो मैक्सिमम एज है वो क्या है, 23 ईयर्स। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो जनरल कैटेगरी के लिए है। कैटेगरी वाइज जैसे ओबीसी की बात करें तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एससी एसटी की बात करें तो 5 इयर्स का मिल जाएगा, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसको भी 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो नॉर्मल जो एज कैटेगरी होगी वो जनरल के लिए 18 to 23 इयर्स, बीसी के लिए 3 इयर्स ऐड कर लें, एससी और एसटी उसमें 5 इयर्स ऐड कर लें। अगर सैलरी की बात करें, क्योंकि मैंने बताया था कि ये एक ऐसा फैक्टर है जो हमें सोचने को थोड़ा सा मजबूर कर देता है कि सैलरी क्या होगी, हर चीज में हम देखते हैं। तो यहां देखिए होता क्या है कि जब हम इस तरह की सिक्योरिटी में जॉब करते हैं तो बड़े सारे पर्क्स मिलते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर मैं बेसिक सैलरी की बात करूं तो कहीं ना कहीं 21,700 से लेके नियर बाई 70,000 तक आपकी क्या होगी, बेसिक सैलरी होगी। क्लियर। इसके अलावा इतनी सारी सुविधाएं आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। जैसे आपको पता है कि आजकल जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो कहीं ना कहीं उसमें पेंशन बंद हो गई है, लेकिन जो इस तरह की जॉब है उसमें पेंशन की स्कीम्स बनी रहती हैं। आपको डेली अलाउंस मिलेंगे ही मिलेंगे, हाउस रेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ट्रांसपोर्ट का आपको मिलेगा ही मिलेगा, मेडिकल मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा पेंशन बेनिफिट्स या कई बार पेड लीव भी आपको मिलते रहते हैं। तो जो सैलरी होगी आपकी वो 21,000 से लेके 69,100 तक की आपकी पर मंथ क्या होगी, सैलरी होगी, जो कि एक बहुत ही हैंडसम सैलरी है इनिशियल लेवल पे। जैसे जैसे आपकी जॉब आगे बढ़ती जाएगी आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी। अब बात करें कि सैलरी तो हमने देख लिया, ऐसा तो है नहीं कि भाई आपकी शक्ल देख के आपको बुला लिया जाएगा, उसके लिए क्या होगा, एग्जाम। अब इसके लिए हम बात करें सिलेबस की, तो इसका सिलेबस टोटल 4 पार्ट में है। पहला आपका पार्ट है रीजनिंग, दूसरा आपका पार्ट है जनरल नॉलेज, इसके अलावा मैथमेटिक्स, एंड द लास्ट वन आपकी चॉइस है इंग्लिश या हिंदी। पूरे 1 आवर का पेपर होना है। टोटल क्वेश्चंस आपके होंगे 80, टोटल मार्क्स होंगे आपके 160, हर सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन होगा।
पेपर के अगर मैं लेवल की बात करूं तो स्टेट पुलिस के सिमिलर या उससे थोड़ा सा एक फ्लोर नीचे आप कह सकते हैं कि एसएससी जीडी का पेपर होता है। बस फर्क क्या है कि स्टेट पुलिस के मैक्सिमम एग्जाम में हमें जो टाइम मिलता है वो 2 आवर्स के आसपास मिलता है। यहाँ जो टाइमिंग होगा वो 1 आवर होगा, लेकिन पेपर का लेवल आपका या तो सिमिलर होगा या थोड़ा सा डाउन होगा। और क्वेश्चन टोटल कितने होंगे? 80। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप किसी डिफेंस से रिलेटेड पोस्ट में जाते हैं, चाहे वो स्टेट पुलिस हो चाहे वो सेंट्रल पुलिस हो, तो वहां कुछ ना कुछ फिजिकल क्राइटेरिया होता है। तो मेल के लिए जो यहाँ पे फिजिकल क्राइटेरिया, वो आपको 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 24 मिनट्स में। और अगर मैं बात करूं कि फीमेल के लिए, तो यहाँ पे 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर है 8.5 मिनट में। यही चीज आपके लद्दाख रीजन के जो लोग हैं उनके लिए दौड़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन जो जनरल हैं, अदर इंडिया से हैं, उनके लिए जो रेस होगी वो कितने किलोमीटर की होगी भाई? 5 किलोमीटर की होगी, जिसके लिए आपको टाइम जो मिलेगा वो 24 मिनट्स मिलेगा। हाइट की बात किया जाए तो हाइट सारे पुलिस के लिए जो होती है वही होगी 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फिजिकल क्राइटेरिया। इसके अलावा जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो उसमें प्रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। हर स्टेट में आपको बताया होगा कि कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है, इसके अलावा कौन से स्टेट में कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो इसको बिना डिटेल नोटिस को पढ़े इसको फिल मत करिएगा। ये कुछ प्रेफरेंस है कि अगर आप बीएसएफ के लिए जाना चाहते हैं तो पहला प्रेफरेंस आप ए रखेंगे, सीआईएसएफ के लिए बी, सीआरपीएफ के लिए सी, एसएसबी के लिए डी, आईटीबीपी के लिए ई, आसाम राइफल्स एफ, एनसीबी जी और एसएसएफ के लिए आपका क्या है? एच है। यानी ये फॉर्म फिल करते समय ही आपको अपनी प्रेफरेंस भी क्या करनी है? फिल करनी है। क्लियर? इसके अलावा अगर होता क्या है कि कई बार आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि हमने यार जॉब भी पकड़ ली, ऐसा तो नहीं है कि पूरी लाइफ में एक ही पोस्ट पे रह जाऊंगा। तो उसके लिए मैं बता दूं कि जब आप कांस्टेबल लगेंगे तो यहां से प्रमोट होकर आप क्या बनेंगे? सीनियर कांस्टेबल, फिर आप बनेंगे हेड कांस्टेबल, फिर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और फाइनली जो आपकी पोस्टिंग होगी वो कहां तक होगी? इंस्पेक्टर तक होगी। तो एक बंदा जो यहाँ पे कांस्टेबल से स्टार्टिंग करेगा वो कहीं ना कहीं किस रैंक तक जाएगा? आपका इंस्पेक्टर रैंक तक। और इंस्पेक्टर आपको भली भांति पता है कि किस लेवल की जॉब होती है। तो एक तो आपको ये है कि देश की सेवा करने का आपको मौका मिलेगा, एक बहुत ही हैंडसम सैलरी मिलेगी, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है। तो फॉर्म फिल करना ना भूलें। अगर जानकारी आपके लिए अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को जरूर लाइक करें। आने वाले टाइम में मैथ्स से रिलेटेड जो भी इसके वीडियो हो पाएंगे वो मैं बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।